हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आज हम सातवें अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी सातवें अध्याय में क्या बताया गया उसी बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सातवें अध्याय में क्या समझाया, सातवें अध्याय में जो तथ्य बताए गए हैं उन तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें हम सभी प्रकार के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उसी सातवें अध्याय के अंदर अंतिम बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक का नाम हमारा वही सांख्यिकी श्रेणियां चल रही है। हेडिंग सही विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकीय श्रेणियां। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? सांख्यिकी श्रेणियां। अब सांख्यिकी श्रेणियां जो है इसके अंतर्गत तीन प्रकार की या दो प्रकार के श्रेणियां बताई गई थी। उद्देश्यों के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर श्रेणियों को तो तीन भाग बताए गए थे: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। हमने पूर्व वाली क्लास में हम सभी विद्यार्थियों ने अखंडित श्रेणी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था किस प्रकार से वर्ग आवर्तियां समंक दिए हुए होंगे तो हमें उन्हें किस प्रकार से सतत श्रेणी में या अखंडित श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। यदि मान लो कभी अपवाद एग्जाम में ऐसे आ जाए कि आपके पास दो प्रकार के वर्ग दिए हो या दो प्रकार के समंक मालाएं दी गई हो, एक्स का मूल्य अलग दिया गया हो, तो उस समय आप किस प्रकार से आवर्तियों का वितरण करोगे, आवर्त्य किस प्रकार बांटोगे, उसी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिकी श्रेणी के अंतर्गत जो हमारा आज का बिंदु रहेगा वह हमारा रहेगा बच्चों द्विचर आवर्ती सारणियां। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए सभी। सांख्यिकी श्रेणी में दो प्रकार में समझा चुका हूं। दोनों प्रकार के अंदर सबका अखंडित श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। यह भाग एक नोट रूप में आप लिख सकते हो। इसको कहने का तात्पर्य है द्विचर आवर्ती सारणी। द्विचर आवर्ती सारणी कहने का तात्पर्य है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द्विचर आवर्ती सारणी। द्विचर आवर्ती सारणी होती क्या है, इसमें किस प्रकार से समंक दिए हुए होते हैं, उन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, हमारे चैनल जैसे विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आता है। आज का बिंदु हमारा द्विचर आवर्ती सारणी बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। अब द्विचर आवर्त सारणी में होता क्या है, इसमें दो प्रकार के समंक मालाएं, दो प्रकार के वर्ग आवर्तियां दी हुई होती है। दो प्रकार के वर्गों के अंदर आवर्तियों का निर्धारण करना पड़ता है, किस वर्ग में किस प्रकार के आवर्तियां। अभी इन आवर्तियों का निर्धारण करने के लिए आपको सबसे पहले इस द्विचर आवर्ती सारणी का मीन्स कहने का तात्पर्य, इसका अर्थ है और इसके नियमों को ध्यान होना परम आवश्यक है। जब तक आप नियमों का ध्यान नहीं होगा तब तक आप आवर्तियों को सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं बांट सकते हो। इसलिए द्विचर आवर्ती सारणी में आवर्तियों का विभाजन करते समय आपको इसके नियमों का जानकारी होना प्रारंभ आवश्यक है। पहले इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि द्विचर आवर्ती सारणी होती क्या है। कहने एक डेफिनेशन समझ लीजिए मेरे साथ साथ। इसमें देखिए दो मूल्य वाले दो मूल्य वाले इन तथ्यों में दो मूल्य दिए हुए होते हैं। उनके लिए बताया गया है दो मूल्य वाले आवर्ती वितरण की जो आवर्तियों को बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। दो मूल्य वाले आवर्ती वितरण की सारणियों को इसमें व्यवस्थित करना होता है। व्यवस्थित करना होता है।
उनको व्यवस्थित करना होता है, इनको जमाना होता है कि जब तक आप जब व्यवस्थित नहीं जमाओगे तब तक आप प्रश्नों का सही प्रकार समाधान नहीं कर सकते हो। तो दो दो उन्हें व्यवस्थित करना होता है। इस प्रकार से समान मदों, इस प्रकार से समान मदों की संख्या को, समान मदों की संख्या को दो, समान मदों की संख्या को दो चर मूल्यों के मूल्यों, ठीक है, दो चर मूल्यों के माप के आधार पर, माप के आधार पर या मापन के आधार पर जिस आवर्ती सारणी के, जिस आवर्ती सारणी जिसका निर्माण किया जाता है, तो जिस आवर्ती सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसे द्विचर आवर्ती वितरण या सारणी कहते हैं, वितरण या सारणी कहते हैं। तो इस प्रकार से समंकों को जब जमाया जाएगा, कहने का तात्पर्य याद दिया कि दो दो मूल्य वाले आवर्ती वितरण की सारणियों में इसमें व्यवस्थित करना होता है द्विचर आवर्ती वितरण में। इस प्रकार से समान मदों की संख्या को दो चर मूल्यों के माप के आधार पर जिस आवर्ती सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा उसे ही द्विचर आवर्ती वितरण या सारणी कहा जाता है। अब द्विचर आवर्ती वितरण के अंतर्गत जो हमारे आवर्तियां दी हुई होती है, आवर्तियों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है वो भी समझ लो। तो उसको समझने से पहले या उसको लिखने के लिए आपको इसके कुछ नियम बताए गए, 5-7 नियम, उन नियमों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। उन्हीं नियमों के आधार पर ही आप इसमें आवर्तियों का विभाजन कर सकते हो। वो कैसे, तो अब नियम तो लिखिए मेरे साथ, इस विधि की रचना विधि, इस विधि की रचना विधि निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। तो इसकी रचना विधि क्या है उसको भी जान लीजिए। नंबर 1 पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले ताकि पता रहेगा क्रमबद्ध रूप से। तो लिखिए, सर्वप्रथम इसमें सर्वप्रथम दोनों वर्गांतरों को निश्चित किया जाता है, निश्चित किया जाता है। यानी सबसे पहले जो दो वर्ग बनाए गए हैं, दो मूल्य दिए गए हैं, उन मूल्यों तक किया जाएगा बच्चों, फिक्स बनाया जाएगा कि आपको दोनों मूल्यों के मध्य में कितना कितना अंतर रखना है, किस आधार में मूल्यों को निर्धारित करना है। जैसे लंबाई का मापन। अब लंबाई मापन कैसे करोगे आप, सेंटीमीटरों के अंतर, तो 4 सेंटीमीटर से जो भी आप मान रहे हो या कर रहे हो, 0 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक, उसी प्रकार 160 सेंटीमीटर से
170 सेंटीमीटर तक। और यदि भार के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करोगे? भार के रूप में भारों में कितने से कितने वेट वाले हैं तो उसका वर्ग बनाते हैं। जैसे कि हमने बताया 30 से 40 वेट वजन वाले, 40 से 50 वजन वाले, 50 से 60 वाले, 60 से 70 वाले, जो भी होंगे उनकी संख्या, उनके प्राप्तांक जहां लिख दिए जाएंगे। ये तुम्हारे वर्ग हो गए या उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 4 है 5 है, उसी प्रकार इसमें भी हो गए। ये दो जो मूल्य दिए हुए हैं हमारे पास, ये हमारे वर्ग हो गए। क्या आगे बच्चों? वर्ग बन जाएंगे। क्लास कह सकते हो, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि इतने इतने सेंटीमीटर वाले कितने विद्यार्थी हैं, कितने व्यक्ति हैं। ये इस प्रकार से दोनों वर्गांतरों को निश्चित किया जाएगा। लंबाई में दिया हुआ है तो उसे इस प्रकार से, और भार वेट में दिया हुआ है तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। प्रथम स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप लिखिए। देखिए, एक चर के वर्गांतर, एक चर के वर्गांतर पहले स्तंभ में, वर्गांतर पहले स्तंभ में तथा दूसरे चर के, तथा दूसरे चर के, जो दूसरा चर बताया गया, पहला मूल्य और दूसरा मूल्य, तो दूसरे चर के वर्गांतर, वर्गांतर ऊपर की तरफ शीर्षक, ऊपर की तरफ शीर्षक के रूप में, शीर्षक के रूप में, शीर्षक के रूप में लिखेंगे। यानी शीर्षक के रूप में उन समंकों को, उन मूल्यों को लिखा जाएगा। तथा दूसरे चर में, तथा इसी प्रकार दूसरे चर में, दूसरे चर के जो स्तंभ दिए हुए होंगे, दूसरे चर के मूल्य भी, मूल्य इसी प्रकार दूसरे चर के उतने ही स्तंभ होंगे। देख लो इसको, दूसरे चर के उतने ही स्तंभ, हाँ कॉलम से बताया गया, ठीक है, स्तंभ से इस पर होंगे जितने वर्गांतर में, जितने वर्गांतरों में निश्चित किए गए हैं, जितने वर्गांतरों में निश्चित किए गए हैं। बात समझ आ गई? ये दूसरी बात हमारी क्या हो गई? दूसरी हमारी ये हो गई क्या? एक चर के वर्गांतर पहले स्तंभ में, एक चर के वर्गांतर पहले स्तंभ में तथा दूसरे चर के वर्गांतर ऊपर की तरफ शीर्षक बना के बताऊंगा सारणी उदाहरण के माध्यम से। दूसरे चर के शीर्षक के रूप में लिखे जाएंगे, ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य ये हो गया कि एक चर के जो मूल्य दिए होंगे वो तो इस तरफ लिखे जाएंगे और दूसरे के जो मूल्य होंगे जो इस तरफ लिखे जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे चर के उतने ही स्तंभ होंगे, कितने होंगे? उतने ही स्तंभ होंगे जितने आपने वर्गों का निर्धारण किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य स्तंभों की जो संख्या होगी वह वर्गों के निर्धारण के आधार पर होगी। जितने आपके द्वारा वर्ग बनाए जाएंगे उतने ही स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। एक्स्ट्रा स्तंभ जो बनेगा वह हमारा टोटल या जो खाने का बनाया जाएगा। समझाया से विद्यार्थियों को?
किस प्रकार से स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से इसके स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। ये स्तंभ हमारे हो चुके हैं। इसको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार, फिर आगे इधर करते हैं। और दूसरे रचना विधि या दो रचना विधि हो चुकी है, तीसरे बिंदु के बारे में, तीसरे रचना विधि में क्या बताया गया है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सको, सही प्रकार से पढ़ सको और जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सको। ठीक है बच्चों, सभी विद्यार्थी एक बार लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। रचना विधि में तीसरा बिंदु क्या बताया गया है उसको भी जान लेते हैं कि जब तक रचना विधि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक आप सही प्रकार से द्विचर आवर्ती सारणी का निर्माण नहीं कर सकते हो। और इसका निर्माण करने के लिए नियमों का या रचना विधियों का जानना परम आवश्यक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक बार रचना विधि चल रही है हमारी। ठीक है बच्चों, ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो बिंदु नंबर 3 चल रहा है, तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या लिखिए, द्विचर आवर्ती सारणी में द्विचर आवर्ती सारणी में पंक्तियां नीचे वाली, ठीक है बच्चों, पंक्तियां प्रथम चर के अनुरूप होगी। प्रथम चर के अनुरूप होगी, यानी प्रथम चर के अनुसार ही पंक्तियों का निर्धारण किया जाएगा। समझा गई बात? इस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा। उसी प्रकार दूसरा चौथा बिंदु लिखिए। चौथा बिंदु क्या बताया गया है, चौथी रचना विधि बताई गई है, इस सारणी में अंतिम पंक्ति, इस सारणी में अंतिम पंक्ति या स्तंभ, इस सारणी में अंतिम पंक्ति या स्तंभ जो होंगे वे क्या होंगे, इनके टोटल लगाने वाले होंगे। अंतिम स्तंभ आवर्तियों के योग के लिए होंगे। फ्रीक्वेंसी कहने का तात्पर्य, ठीक है बच्चों, आवर्तियों के योग के लिए होंगे। समझ आ गई? यानी अंतिम, इस सारणी के अंदर अंतिम पंक्ति जो आएगी, अंतिम जो स्तंभ हमारा बनकर आएगा, ये पंक्ति हो गई अंतिम वाली, ये हमारा स्तंभ हो गया नीचे वाला। तो इनका जो अंतिम स्तंभ, अंतिम पंक्ति जो बनेगी वह फ्रीक्वेंसियों के टोटल लगाने के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, आगे लिखिए। पांचवा बिंदु क्या कह रहा है, देखिए, प्रत्येक मद के जो मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक मद के पहले चर के माप, पहले चर के जो माप हमारे हैं, ठीक है, पहले चर के माप वाले वर्गांतरों के, वाले वर्गांतर जो बनाए गए हैं, जिनका निर्धारण किया गया है, वाले वर्गांतर के सामने जो पंक्ति बनी हुई होगी। ठीक है बच्चों, कहने का तात्पर्य उसे पंक्ति में, तो पंक्ति में एक मिलान रेखा खींच देंगे। मिलान रेखा के माध्यम से उसका निर्धारण कर दिया जाएगा। जितने मूल्य होंगे, ऐसे जैसे हमने
आपने टैली मारा, टैली मार क्या था, एक आवर्ती है तो एक, दो आए तो दो, तीन है तो तीन, तीन चार है तो चार, पांच है तो पांच नाम को काटती। इस प्रकार से मिलान चिन्हों के माध्यम से आवर्तियों का निर्धारण कर दिया जाएगा कि कौन से वर्ग में कितनी आवर्ती लिखी जाएगी। इसी प्रकार सभी आवर्तियों को मिलान रेखाओं के द्वारा खींच दिया जाएगा, लाइन से लाइन मिला दी जाएगी। समझ में आई? आगे लिखिए, छठा बिंदु क्या बताया गया है, लिखिए, अंत में इन मिलान चिन्ह कौन से है वो देख लो एक बार, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अंत में इन मिलान चिन्ह को अंतिम कॉलम या पंक्ति में जो पंक्ति बनाई जाए, पंक्ति में योग ही, पंक्ति का कर लो, इसी अंत में इन मिलान चिन्हों को अंतिम कॉलम या पंक्ति में योग, अंतिम पंक्ति का योग ही कुल आवर्ती कहलाएगा। यानी अंतिम पंक्ति के अंतर्गत पूरे स्तंभ, पूरे कॉलम बन जाने के बाद अंतिम पंक्ति में जो वो होंगे मूल्य दिए होंगे, टोटल जो आएगा हमारा, वही टोटल क्या कहलाएगा बच्चों, वही टोटल हमारा कुल आवर्तियां कहलाएगा। जो भी 4 आया, 5 आया, 1 आया, 2 आया, 10 आया, 8 आया, 6 आया, 9 आया, जो भी मूल्य आ रहा है वह उसकी कुल आवर्तियां कहलाएगी। बात समझ आ गई? इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप के लिए कंप्लीट होता चल जाएगा। तो ये 6 चरण बताए गए हैं, 6 रचना विधि के स्टेप बताए गए हैं, जिनके द्वारा आप द्विचर आवर्ती बंटन या द्विचर आवर्ती सारणी का निर्माण कर सकते हो। इस प्रकार से यदि आप आवर्ती निर्माण करोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझा से विद्यार्थियों को? ये इस प्रकार से आपको सारणियों का निर्माण करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आगे वाले आने वाली क्लास में आपके उदाहरण के माध्यम से बता दूंगा किस प्रकार से आवर्तियां बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, तैयार रहना उदाहरण, क्योंकि आज मैं उदाहरण समझा भी दूंगा अभी एंड टू एंड तुरंत, तो आप क्या ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए इनको याद कर लेना। फिर आप एग्जाम्पल के माध्यम समझा दो किस प्रकार से आवर्ती सारणियों का निर्माण किया जाता है, द्विचर आवर्ती मिलन बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो बटन है उसको अवश्य दबाइएगा। और कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक बार। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।